इंग्लिश कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कंपनी लॉ के बारे में। क्या है कंपनी लॉ? कंपनी लॉ के कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी के फीचर्स क्या है? कंपनी के टाइम्स क्या है? आइए स्टार्ट करते हैं। कंपनी लॉ क्या है? इसे पढ़ने से पहले मैं एक सामने आपके एक छोटा सा एग्जांपल रखूंगा। इस एग्जांपल को आप समझेंगे, उसके बाद हम आगे की पढ़ाई करते हैं। तो लेट्स सपोज आप एक रिटेल शॉप में गए। रिटेल शॉप में आप कुछ गुड्स खरीदे, कुछ प्रोडक्ट खरीदे जिसमें आपको एक कूपन मिला। इस कूपन को जब आपने स्क्रैच किया तो आपने जीता एक गोल्ड कॉइन का विनिंग। गोल्ड कॉइन का एक आपको स्क्रैच मिला। तो आप इस गोल्ड कॉइन का जो कूपन मिला है, जिसको आप रिडीम कराना चाहते हैं, इस गोल्ड कॉइन को लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहले आप गए किसके पास? रिटेलर के पास कि भैया मैंने कूपन स्क्रैच किया है और मैंने गोल्ड कॉइन जीता है, मेरा गोल्ड कॉइन दे दो। तो दुकान वाला बोलेगा मैं तो दुकानदार हूँ, छोटा मोटा दुकान वाला, मैं तो आपको गोल्ड कॉइन दूंगा नहीं। आप एक काम करो, जिस जिस कंपनी का आपने प्रोडक्ट खरीदा है उस कंपनी की तरफ जाओ। उस कंपनी में जाओ, वहां पर आपको गोल्ड कॉइन मिल जाएगा। तो आप निकल गए कंपनी की तरफ। तो ये सामने बड़ी सी कंपनी दिखी आपको। आप यहाँ से खड़े होके चिल्ला रहे हो कि कंपनी बाहर निकलो, मेरा गोल्ड कॉइन दे दो। तो कंपनी की तरफ से कोई आए ना, क्योंकि ये तो बिल्डिंग है, कोई इंसान तो है नहीं कंपनी। तो आप बाहर से खड़े होके गेट के सामने से हल्ला करो कि कंपनी, मेरा गोल्ड कॉइन मैंने जीता है, मेरा गोल्ड कॉइन दे दो। तभी आपको सामने में दिखा एक प्यून। प्यून दिखा, आप तुरंत उसके पास गए, बोले कि सर क्या आप कंपनी है? मेरा गोल्ड कॉइन दे दो, मैंने जीता है, देखो मेरे पास स्क्रैच कूपन कार्ड है। तो बोले भैया मैं तो यहाँ का प्यून हूँ, मैं आपको कूपन गोल्ड नहीं दे सकता। तो आप जैसे जैसे अंदर गए तो अंदर आपको एक और पर्सन मिला। तो आप उसको तुरंत बोले कि सर क्या आप कंपनी है? मैंने गोल्ड कॉइन जीता है, मेरा ये स्क्रैच कार्ड है, इसमें से मुझे गोल्ड कॉइन मिलना चाहिए, मुझे गोल्ड कॉइन दे दो। तो ये बोलेगा मैं तो यहाँ का एम्प्लॉय हूँ, आप आगे चलो सर, शायद आपको कंपनी मिल जाए। तो आप ऐसी उम्मीद में आगे बढ़े। तो आगे आपको एक और साहब मिले, एक और सर मिले, तो आप उसके पास गए, बोले कि सर क्या आप कंपनी है? मेरा गोल्ड कॉइन लगा है, मैंने गोल्ड कॉइन जीता है, मेरा गोल्ड कॉइन दे दो आप करके। तो ये बोलता है सर मैं तो मैनेजर हूँ, मैं आपको नहीं दूंगा। अब आपका दिमाग खराब कि जो पर्सन मिलता है वो है ही नहीं कंपनी, सब अपने अपने पोस्ट बता रहे हैं। तो तब आप और हल्ला करने लगे कि मैंने गोल्ड कॉइन जीता है, मुझे कोई गोल्ड कॉइन दे दो। तभी एक पर्सन आया बैग लेकर, और इसने इस बैग में से गोल्ड कॉइन निकाला और आपको गोल्ड कॉइन दे दिया। आप बोले कि सर क्या आप कंपनी है जो मुझे गोल्ड कॉइन दे रहे हैं? तो ये बोलता नहीं, मैं भी कंपनी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का एम्प्लॉय हूँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। तो बोले कंपनी है कौन? तो बोले कंपनी है जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो आकर काम कर जाएगा। मैं कंपनी के तरफ से आया हूं, मैं कंपनी के बिहाफ में आया हूं और आपको गोल्ड कॉइन देने के लिए। अब आप जब बाहर निकलोगे, गोल्ड कॉइन लेकर आओगे, तो आप क्या बोलोगे कि इस पर्सन ने आपको गोल्ड कॉइन दिया ना? आप अभी भी क्या बोलोगे कि मुझे गोल्ड कॉइन कंपनी ने दिया है। विच मीन्स कंपनी होता है, कंपनी काम करता है, कंपनी परचेज करता है, कंपनी सेल करता है, कंपनी गिव करता है, कंपनी टेक करता है, बट कंपनी आपको दिखेगा नहीं। कंपनी के तरफ से कोई आएगा, कंपनी के बिहाफ में कोई आएगा और अपना परचेज सेल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ कर जाएगा। विच मीन्स ये समझ में आता है कि कंपनी होता तो है बट दिखता नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये क्या है? ये उसकी बिल्डिंग है। कंपनी कहाँ है? ये प्यून है, ये यहाँ का एम्प्लॉय है, ये मैनेजर है, ये डायरेक्टर है। कंपनी कौन है? कंपनी है बट आपको दिखेगा नहीं। और सब बहुत सारे लोग अब गैस करके होंगे कि जो होता है और नहीं दिखता है, ऐसे पर्सन को, यस आप जो मन में सोच रहे हैं, ऐसे पर्सन को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। इंडिविजुअल सॉरी, इनविजिबल तो है, इंटेंजिबल तो है, बट यहाँ पर कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है। एक ऐसा पर्सन जो होता है बट वो दिखता नहीं है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते। ये सारे के सारे पर्सन ये नेचुरल पर्सन है। और जो कंपनी है वो कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ से क्रिएट होता है आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कंपनी का जो लॉ है, ये ओल्ड लॉ था, 1956 कंपनी का ओल्ड एक्ट था। अब कंपनी का न्यू एक्ट बन चुका है 2013। तो इस एक्ट से, इस लॉ से कंपनी का जन्म होता है। इसीलिए कंपनी को कहा जाता है कि कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। जो पर्सन तो है, पर्सन के जैसे परचेज कर सकता है, पर्सन पर्सन के जैसा सेल कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, साइन कर सकता है, बट वो रियल में दिखेगा नहीं आपको। कंपनी के बिहाफ में कोई आएगा और कंपनी का सील यूज करके जाएगा, कंपनी का सील यूज करके जाएगा। विच मीन्स इस पर्सन ने काम नहीं किया, उस कंपनी ने काम किया।
तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो अपने एक कॉमन सील, उसका एक कॉमन सील, सार्व मुद्रा होती है, कॉमन सील होता है, उसके थ्रू वो काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स होते हैं। कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी में बहुत सारे मालिक होते हैं। मालिक मतलब जिन्होंने इक्विटी शेयर्स खरीदा है, तो इस सारे के सारे शेयर होल्डर है, ओनर्स है। अब ये जो ओनर्स है, ये एक कंपनी से सेपरेट है। कंपनी अलग होता है, उसके ओनर्स उससे अलग होते हैं। जैसे मेरा बिजनेस, मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप, मैं और मेरा बिजनेस दोनों हम सेम है। मुझे कुछ होगा तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मेरे बिजनेस को कुछ होगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा वहां पर। लेकिन यहाँ पर कंपनी और उसके ओनर दोनों के दोनों सेपरेट है। लेट सपोज करो इस पर्सन ने, ये पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया। ये कंपनी का ओनर है, जितने लोग बैठे सब कंपनी के ओनर है। इस पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया, इसको पनिशमेंट मिलेगा, कंपनी को नहीं मिलेगा। कल चल के कंपनी ने फ्रॉड कर दिया तो कंपनी को बंद किया जाएगा, पर्सन को बंद नहीं किया जाएगा। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी के ओनर और कंपनी दोनों सेपरेट हैं, दोनों के दोनों सेपरेट हैं। पहली बात तो कंपनी खुद एक पर्सन होता है जो आर्टिफिशियल पर्सन है। फिर उसके अंदर जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स से कंपनी का रिलेशन सेपरेट सेपरेट है, दोनों अलग अलग होते हैं। कल चल के सारे के डेथ हो जाएगी तो कंपनी अभी भी चलेगा, कंपनी बंद नहीं होता, क्योंकि कंपनी को जन्म कौन दिया है, कंपनी का बर्थ हुआ है बाय लॉ। तो कंपनी को बंद भी कौन करेगा, बाय लॉ। किसी के आने से, किसी के डेथ होने से, किसी के मर जाने से, किसी ओनर के, शेयर होल्डर के मर जाने से, शेयर होल्डर के चले जाने से, शेयर होल्डर के इंसॉल्वेंट होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी का एग्जिस्टेंस सेम टू सेम रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा बिजनेस जो होता है वो कंपनी के फॉर्म में किया जाता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, देन पार्टनरशिप होता है, फिर कंपनी जो मैक्सिमम फॉर्म में होता है। तो कंपनी के अपने ओनर्स से जो रिलेशन है, दोनों सेपरेट सेपरेट है। कंपनी अलग है, उसके ओनर अलग है, बोथ आर सेपरेट, सेपरेट एंटिटी में काम करते हैं, दोनों के दोनों अलग होते हैं। प्लस जब ये सारे के सारे ओनर नहीं रहेंगे तो भी कंपनी चलता ही रहेगा, कंपनी चलता ही रहेगा। ये नहीं रहेंगे तो इनके रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई तो उनके शेयर, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके एग्जीक्यूटर, उनके फैमिली वाले के पास चल जाएंगे। अब वो कंपनी के मालिक बन जाएंगे। फिर वो मर जाएंगे तो उनके फैमिली वाले के पास जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी लीगल रिलेशन वाले होंगे, उनके पास शेयर चल जाएगा, वो कंपनी के मालिक बन जाएंगे। मतलब कंपनी तो चलता ही रहेगा, कंपनी चलता ही रहेगा, परपेचुअल है, अनंत है, इन्फिनिटी है, चलता ही रहेगा। तो कहने का ये मतलब है कि कंपनी एक तो आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, क्रिएटेड बाय द लॉ। कंपनी अपना काम कैसे करता है, एक कॉमन सील होता है, एक स्टैंप होता है, कंपनी स्टैंप के थ्रू अपना काम करता है। कंपनी के जो ओनर होते हैं और जो कंपनी होता है, दोनों एक नहीं होते, दोनों कैसे होते हैं, सेपरेट सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। और अगर ओनर मर जाएंगे तो भी कंपनी चलता रहेगा, क्योंकि जिसके पास शेयर जाएंगे वो उसके मालिक बन जाएंगे। तो कंपनी की लाइफ कैसी है, इन्फिनिटी है। तो क्या सर कंपनी कभी बंद नहीं हो सकता? यस, बंद हो सकता है। कंपनी को बनाया किसने था? कंपनी एक्ट ने बनाया था। तो कंपनी को बंद भी कौन करेगा? कंपनी एक्ट ही बंद करेगा। देखिए ऐसा कुछ कॉमन सील होता है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के जो काम होते हैं वो इस कॉमन सील से होते हैं। कंपनी के जो ओनर्स है उससे सेपरेट लीगल एंटिटी में होते हैं, अलग होते हैं। और कंपनी के लाइफ लंबा चलते रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। देखिए कंपनी का डेफिनेशन आपको बराबर याद हो जाएगा। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। समझ गए? आर्टिफिशियल पर्सन जो अपना काम तो कर सकता है लेकिन आप जिसको देख नहीं सकते, जिसको टच नहीं कर सकते। विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ, जिसको किसने क्रिएट किया है? लॉ। लॉ रजिस्ट्रेशन से बनता है, रजिस्ट्रेशन से। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटीज, हैविंग सेपरेट लीगल मतलब इसके ओनर और कंपनी दोनों सेपरेट हैं, दोनों एक साथ नहीं, दोनों अलग अलग है। हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल मतलब कंपनी के लाइफ क्या है, इन्फिनिटी, कंपनी चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। एंड कंपनी के क्या है, कॉमन सेल। इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपका कंपनी का डेफिनेशन के साथ साथ पूरे फीचर तैयार हो जाएंगे। देखिए क्या है,
कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, नंबर वन, यस। विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ, क्रिएटेड बाय द लॉ, रजिस्टर, नंबर टू फीचर मिल गया। हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, अलग होते हैं अपने ओनर से, नंबर थ्री फीचर मिल गया। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी के ओनर आए, कंपनी के ओनर जाए, फिर भी कंपनी लंबा चलते ही रहेगा, परपेचुअल सक्सेशन, इन्फिनिटी। एंड कंपनी, ये नंबर फोर हो गया। एंड कंपनी का क्या होता है, कॉमन सील, कंपनी के अपने क्या है, कॉमन सील, तो ये नंबर क्या बन गया, फाइव। इसके बाद कुछ कुछ और फीचर्स होंगे, उसको आप पढ़ लेंगे बुक से। तो कंपनी का डेफिनेशन अगर बहुत अच्छे से समझ गए तो उसके पांच फीचर तो ऐसे मिल गए। एक छठा फीचर बहुत अच्छा है, मैं भी डिस्कशन करूंगा, सभी ने पढ़ा होगा पहले कभी न कभी। एक फीचर है, होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो 11 से पढ़ते हैं उनको ये बहुत पहले 11 में सिखा दिया जाता है कि लायबिलिटीज कैसे होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड, और इसका क्या मतलब होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब अगर कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी डेप्ट में है, तो कंपनी का प्रॉपर्टी बिजनेस का तो बिकेगा बिकेगा, प्लस उसके घर तक जा सकते हैं, उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा ला सकते हैं डेप्ट को कवर करने के लिए, लॉस को कवर करने के लिए, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब अगर आपको लॉस हो गया, आप डेप्ट में, आप कर्जे में हो, तो बैंक आपके प्रॉपर्टी को बेचेगा बिजनेस का, प्लस आपके घर भी जा सकता है पैसा लाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। वहीं कंपनी को अगर लॉस हुआ, कंपनी कर्ज में है, कंपनी लोन में है, तो बैंक सिर्फ कंपनी के एसेट्स ही बेच सकता है, पर्सनल एसेट्स पर नहीं जा सकता। अगर लॉ बैंक लोन वसूलने के लिए आपके घर तक जाएगा तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज, लेकिन बैंक कर्ज वसूलने के लिए, लोन लेने के लिए आपके घर तक नहीं जा सकता, ओनली बिजनेस एसेट्स पर ही डिपेंड होता है, आपके घर नहीं जा सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। पर्सनल एसेट्स पर अगर क्लेम किया जा सकता है तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज, और वहीं अगर पर्सनल एसेट्स पर नहीं जा सकता, ओनली बिजनेस एसेट्स पर ही रहेगा राइट्स बैंक का, तो क्या बनेगा, लिमिटेड लायबिलिटीज। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बिजनेसमैन चलाता है, इसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, अगर इसने कुछ फ्रॉड किया तो इसके घर तक जा सकते हैं पैसा वसूलने के लिए। जो पार्टनरशिप फर्म होता है ना, पार्टनरशिप फर्म, इसकी लायबिलिटी भी होती है अनलिमिटेड, अगर इसने भी कुछ फ्रॉड किया तो इसके घर तक जा सकता है पैसा वसूलने के लिए। वही कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो जो कंपनी चलाकर फ्रॉड कर रहा है, उसके घर जाकर आप पैसा वसूल नहीं सकते, सिर्फ उसके बिजनेस का ही प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हो। इसलिए मैक्सिमम जो फ्रॉड होते हैं वो कंपनी के नाम से होते हैं, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। हाँ, उसके बाद क्रिमिनल केस वो अदर चीज है, वो है, लेकिन जो लॉ कहता है, लॉ ये कहता है कि आप लोन को रिकवरी करने के लिए, डेप्ट को रिकवरी करने के लिए, लॉस को रिकवरी करने के लिए कंपनी के केस में उसके घर तक नहीं जा सकते, उसके पर्सनल एसेट्स में नहीं जा सकते। तो छठवां आपका जो बनता है फीचर, ये क्या बनता है, कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। इसके बाद तीन चार और फीचर मिलेंगे बुक में, आपको 10 के आसपास पढ़ के रखना है। तो पहला फीचर मिलता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। नंबर टू, कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ का मतलब रजिस्ट्रेशन अंडर 2013, एंड परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कॉमन सील, एंड एक और बनता है आपका लिमिटेड लायबिलिटीज। तो ये होता है कंपनी का फीचर। और कंपनी के डेफिनेशन, बहुत अच्छे से डेफिनेशन पढ़ लोगे तो उसके फीचर तो छह ऐसे ही मैंने भी याद करा लिया। इसके बाद आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं। जनरली आपने ये सुना होगा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, कई बार लोग गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। कंपनी का जो आप पढ़ रहे हो अभी टाइप्स, ये बहुत पुराने जमाने से लेकर अब तक जितने टाइप्स होते हैं सबको बनाया गया है। तो कंपनी के टाइप्स पढ़ते हैं। पहला कंपनी का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कैसे बनता है, बनाना, कंपनी को क्रिएट करने को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। अभी तो सर आप बताएं, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ नहीं था तब भी तो कंपनी होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत पुराने जमाने से कंपनी चलता है। तो इनकॉर्पोरेशन मतलब कैसे कंपनी बना, कंपनी कैसे तैयार हुआ, कंपनी कैसे बनता है, उसके उसके बेस पर बनाया गया, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो पुराने जमाने में जब लॉ नहीं हुआ करता था, आजादी भी नहीं मिला था, बहुत पुराने जमाने में जब हमारे देश में राजाओं का जमाना होता था,
राजा महाराजा लोग रहते थे। तो उस समय कंपनी कैसे बनता था? जैसे आज के ज़माने का राजा जो है हमारा सरकार है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा आपको कंपनी खोलने के लिए। तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए आपको क्या कराना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। तो पुराने ज़माने में तो गवर्नमेंट ही नहीं होता था, राजा महाराजा लोग होते थे। तो उस समय अगर आपको कंपनी स्टार्ट करना है, तो उस एरिया के राजा के पास जाकर आपको परमिशन लेना चाहिए। तो आप गए राजा के सभा में और बोले कि राजा मुझे कंपनी चालू करना है, कंपनी प्रारंभ करना है, पुराने ज़माने की भाषा है। तो राजा मुझे कंपनी प्रारंभ करना है तो मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ, मैं आपसे परमिशन लेने आया हूँ। तो राजा जब आपके बारे में पूरा पता कर लेगा तब आपको परमिशन दे देगा। तो राजा परमिशन देता है कैसा? एक रॉयल चार्टर बना के देगा। वो आपने देखा होगा ऐसे स्क्रॉल रहता है, उसको पढ़ते रहते हैं ऐसे करके, लाइन से कुछ-कुछ लिखा रहता है, उनके मंत्री होते हैं, उसको स्क्रॉल कैसे ओपन करते हैं, वैसा स्क्रॉल में आपको उनका मंत्री लिखेगा और राजा का मुहर, मुहर मतलब कॉमन सील, राजा का भी अपना सील होता है, वो लगा कर दे देगा। तो कुछ एक स्क्रॉल टाइप का आपको बना कर दे देगा, कुछ इस तरीके से स्क्रॉल होगा, इसमें लिखा रहेगा कि राजा ने अनुमति दे दिया आपको। तो ये जो कंपनी आप अब स्टार्ट करोगे, तो वो किससे परमिशन लिए? राजा से परमिशन लिया। राजा ने आपको परमिशन कैसे दिया? एक रॉयल चार्टर, चार्टर मतलब एक पेपर होता है, वो उसमें आपको लिख कर दे देगा। इसी को बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी, जो बहुत पुराने जमाने में। तो अब कंपनी कैसे स्टार्ट हुआ? कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेशन हुआ? चार्टर्ड कंपनी बोलेंगे इसको। जो राजा महाराणा जमाने में एक चार्टर पेपर दिया जाता, रॉयल चार्टर राजा के थ्रू इश्यू किया जाता था, उसे कहते हैं चार्टर्ड कंपनी। तो कंपनी स्टार्ट करने के बारे में पढ़ रहे, कंपनी कैसे बनता था? तो पुराने जमाने में राजा की परमिशन से रॉयल चार्टर से बनता था। सेकंड है स्टैच्यूरी कंपनी। स्टैच्यूरी कंपनी का मतलब होता है जब आपके पार्लियामेंट में, सांसद में, पार्लियामेंट में जब प्रस्ताव रखा जाता है, पक्ष विपक्ष होते हैं, अपोजिट पार्टी होती है, तो जब वहां पर प्रपोजल रखा जाता है कि हम एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं हमारे देश के लिए, तब अगर वहां पर प्रस्ताव सॉरी, प्रपोजल अगर आपका पास हो जाएगा तब आपकी कंपनी खुल जाएगी। अब आपको राजा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सांसद में, पार्लियामेंट में दो साइड्स बैठे होते हैं, तब वहां पर एक प्रपोजल रखना पड़ता है। जब उसका सब में सभी को उसमें एक्सेप्टेंस मिल जाता है, तो क्या बन जाता है? स्ट्रेचरी कंपनी। जो इंडिया के बहुत सारे रेलवे कंपनी उसी में बना हुआ है, एलआईसी जो है उसी में बना हुआ है। तो स्ट्रेचरी कंपनी होता है वैधानिक कंपनी, जो पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि इस कंपनी को स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो एक राजा के ज़माने में स्टार्ट होता था, उसको बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। उसके बाद राजा चले गया और हमारे देश में कानून आने लगा, तो स्टैच्यूरी कंपनी। सांसद में, पार्लियामेंट में जाकर डिसीजन लिया जाता था, वहां पर पक्ष-विपक्ष में डिबेट होता है। देन प्रस्ताव को, जो प्रपोजल होता है वो पास हो जाता है, तो आपकी कंपनी स्टार्ट हो सकती है। एंड थर्ड कंपनी है जो अब सबके लिए कॉमन बन चुका है, जिसको बोला जाता है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर अंडर द एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जब तुम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तब जाकर कंपनी का जन्म हो जाता है, तब तब कंपनी का क्या हो जाता है? बर्थ हो जाता है, तब कंपनी बनता है। तो मैं यही बता रहा था कि कंपनी को किस तरीके से बनाया जाता है। पुराने जमाने में राजा के थ्रू बनाया जाता था, उसके बाद स्टैच्यूरी, कुछ जो नेशनल लेवल के लिए, जो हमारे देश के लिए जरूरत होता है, उसको स्टैच्यूरी कंपनी पार्लियामेंट बनता है। और बाकी आप में, हम जैसे लोग जो साधारण फॉर्म में कंपनी बनाना चाहते हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपकी कंपनी बन जाएगी। फिलहाल आपको ये समझना है कि आज के ज़माने में अगर आगे चल के आपको कंपनी स्टार्ट करना है, तो आप इस फॉर्म में नहीं जा सकते, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रजिस्टर्ड कंपनी करना पड़ेगा। और कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? पहले होता था 1956, अब आपको करना है 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप पढ़ रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन 3 तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से कंपनी बनाया जा सकता है। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। जस्ट मैंने अभी डिस्कशन किया था, लायबिलिटी, लायबिलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी तो लिमिटेड ही होती है, बट कुछ कुछ केस होते हैं जो जनरली नहीं दिखते, पर बट फिर भी रूल्स में दिया गया, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि लायबिलिटी दो होती है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। लिमिटेड का दो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यस, कंपनी लिमिटेड ही होता है सर, अनलिमिटेड नहीं होता। कुछ सिचुएशन है अनलिमिटेड का, जिसको बस आपको यहाँ पर रूल में लिख के रखना है, प्रैक्टिकली नहीं जाना है। बट कंपनी का लिमिटेड का दो केस होता है। आपने
किसी कंपनी के शेयर खरीदे, आपके पास है 20,000 के शेयर्स। तो जब कंपनी में कोई डिफॉल्ट हुआ, कंपनी की कोई लायबिलिटी चुकाने की बारी आई, तो आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही पे करोगे, क्योंकि आपके पास 20,000 के ही शेयर थे। लिमिटेड बाय शेयर, तो जिस पर्सन के पास जितना शेयर है वो उतना ही लाइबल है लॉस को देने का, वो उतना ही लाइबल है कर्ज चुकाने का, डेब्ट चुकाने का। जैसे आपके पास है 50,000 के शेयर, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कितने की है? 50,000 की ही लायबिलिटी है। भले कंपनी के ऊपर लाखों करोड़ों का क्लेम हो, लाखों करोड़ों के डेब्ट हो, बट आप लिमिटेड हो, क्योंकि कंपनी जो बनता है वो शेयर होल्डर से बनता है, और जो पर्सन शेयर खरीदता है वो वहां का मालिक बनता है। तो आपने सिर्फ 50,000 के शेयर खरीदे, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ 50,000 तक की है, लिमिटेड बाय शेयर्स। और लिमिटेड बाय गारंटी, जैसे किसी शेयर होल्डर ने बोला कि भले मेरे पास 50,000 के शेयर्स हो, बट मैं 1 लाख रुपए तक का गारंटी देता हूं, कल चल के अगर कंपनी में कुछ डिफॉल्ट हुआ, कंपनी डेब्ट में चले गई, तो मेरे पास जितना 50,000 के शेयर है, मैं उसका डबल का लोन चुकाने की गारंटी देता हूँ। जितना आपने गारंटी दिया, आप उतना लिमिटेड हो गए। तो या तो आप लिमिटेड बाय शेयर होंगे, या फिर लिमिटेड बाय क्या होगे? गारंटी होगे। सर कुछ नहीं बोलेगा, तो पर्सन लिमिटेड बाय शेयर ही होता है। जिस आदमी ने, जिस शेयर होल्डर ने, जिस पर्सन ने जितना शेयर खरीदा, उसकी लायबिलिटी उतनी ही रहेगी। और यदि उसने गारंटी दे दिया, तो उसकी लायबिलिटी गारंटी तक आ जाएगी। अब कंपनी को लाखों करोड़ों का लॉस होता है, लाखों करोड़ों का डेब्ट में, कर्ज में हो जाता है, तो 1% पूरा नहीं देगा। उसके पास जितना शेयर है उसकी लायबिलिटी उतनी, और जितना उसने गारंटी दिया होगा तो उतनी लायबिलिटी उसकी। और एक थर्ड और बुक में दिया हुआ है, कंपनीज लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटीज, कंपनी विथ अनलिमिटेड, जो जनरली नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिसके बारे में आपको उतना नहीं पढ़ना है। तो अनलिमिटेड का मतलब पर्सन तो देगा, प्लस उसके पर्सनल एसेट्स तक आप जा सकते हो। उसके पर्सनल एसेट घर तक जाकर आप पैसा को लाकर रिकवरी ले सकते हो। तो ये कम चांस होता है, कंपनी में ऐसा होता नहीं, कुछ सिचुएशंस क्रिएट है। तो आपको पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 3 तरीके से कंपनी को बनाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, 3 तरीके से लायबिलिटी होती है। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर बेसिस बनाया गया। अब इसके अंदर क्या होता है? पहला होता है प्राइवेट कंपनी, दूसरा होता है पब्लिक कंपनी। ये दो टाइप की कंपनी जो आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। अगर कंपनी ने शेयर इशू किया है, अगर कंपनी ने शेयर इशू किया है आम जनता को, पब्लिक को, पब्लिक से पैसा लाकर अपने कंपनी में लगा रहे हैं। यदि कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर्स इशू करता है, सेकेंड ईयर में, 12th में भी आपने पढ़ा होगा शेयर इशू ऑफ शेयर, तो कंपनी ने शेयर इशू किया है और पब्लिक से पैसा अपने कंपनी में लगाया है, तो ऐसे कंपनी को पब्लिक कंपनी बोलते हैं। यहां पर ध्यान रखिए, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। टाटा कंपनी, अडानी, अंबानी, रिलायंस, जितने शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है, सारे के सारे पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा है, ना कि गवर्नमेंट की कंपनी। यहां पर ध्यान रखना, अधिकतर बच्चे ये समझते हैं कि पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट कंपनी होगी ना। ऐसे कंपनी जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है, तो जितने शेयर मार्केट में जितने शेयर्स होते हैं वो सारे के सारे पब्लिक कंपनी है। पब्लिक का पैसा लगा, आप भी आज शेयर खरीदोगे तो आप भी पैसा लगा लोगे थ्रू आईपीओ। तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होता है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है, और प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होता है जिसमें पब्लिक नहीं, कंपनी के कुछ रिलेटिव्स, कुछ आसपास के पहचान वालों का पैसा लगा है। ये कंपनी के शेयर शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होते। शेयर मार्केट में जो शेयर बिक रहे हैं वो पूरे के पूरे पब्लिक कंपनी के शेयर हैं। टाटा का ले लो, रिलायंस का ले लो, अडानी का ले लो, अंबानी का ले लो, जिनका शेयर लेना ले लो, सारे के सारे पब्लिक कंपनीज है। और ऐसे कंपनी जिनके शेयर शेयर मार्केट में नहीं है, जिसमें आम जनता का पैसा नहीं लगा है, जिसमें उस कंपनी के मालिक के आसपास पहचान वाले रिश्तेदारों का प्राइवेटली पैसा लगा है, उसको बोलेंगे प्राइवेट कंपनी।
जैसे मैंने एक कंपनी खोला और आप मेरे स्टूडेंट हो, आप लोगों को बोला चलो मेरी कंपनी में पैसा लगा लो, तो आप मेरे पहचान हो लेते। तो जो हमारी कंपनी ओपन होगी वो कौन-सी कंपनी बनेगी? प्राइवेट कंपनी। वहीं मैं न्यूज़पेपर में, नेट में ऐड डालकर ये बता रहा हूँ कि मैं कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे कंपनी में ओपनली पब्लिक ऑफर है कि आप आओ पैसा लगाओ, तो कौन-सी कंपनी बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। जनरली प्राइवेट कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखता है, जिसको पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट कंपनी है। और पब्लिक कंपनी सिर्फ़ आपके साथ कंपनी लिखता है। जैसे टाटा एंड कंपनी, वहाँ प्राइवेट वर्ड नहीं दिखेगा आपको। रिलायंस कंपनी, प्राइवेट नहीं दिखा। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है, वो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज़ करती है। वहीं पब्लिक कंपनी को प्राइवेट वर्ड यूज़ नहीं करना है। तो आज के बाद आप कोई कंपनी का नाम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पीवीटी डॉट लिखा है, व्हिच मीन्स उसमें आम जनता का पैसा नहीं लगा है, उसमें उसके प्राइवेट रिश्तेदारों का पैसा लगा है। और जहाँ पर प्राइवेट का स्पेलिंग नहीं लिखा है, तो वो पब्लिक कंपनी जिसमें आम जनता का पैसा लगा है। आप भी पैसा लगा सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी दिया हुआ है, क्योंकि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग, काम करने के आधार पर भी कंपनी को बाँटा गया है। तो इसमें होता है एक इंडियन कंपनी, यस ये तो बहुत पहले से पढ़े हैं। ऐसी कंपनी जिसका बिज़नेस इंडिया के अंदर चल रहा है, वो इंडियन कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे स्टैच्यूटरी हो, चाहे आपका रजिस्टर्ड हो, वो बेसिस के आधार पर बाँटा है, लेकिन इंडियन कंपनी जिसका बिज़नेस इंडिया में चल रहा है, वो इंडियन कंपनी। फॉरेन कंपनी, ऐसा कंपनी जो फॉरेन में एस्टेब्लिश्ड है, जिसका बिज़नेस फॉरेन में चलता है, जिसमें इंडिया का नाम ही नहीं आता, वो कौन-सी कंपनी बन जाएगी? फॉरेन कंपनी, सो सिंपल। एंड अगला होगा मल्टीनेशनल कंपनी। ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देशों में काम कर रही है, मल्टीनेशनल। इंडियन कंपनी जिसका बिज़नेस इंडिया में चल रहा है, फॉरेन कंपनी जिसका बिज़नेस फॉरेन में चल रहा है, मल्टीनेशनल जिसका बिज़नेस बहुत सारे देशों में, बहुत सारे कंट्रीज़ में चल रहा है, उसको बोलेंगे मल्टी। ये तो सब आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक और होता है, एक होल्डिंग कंपनी होता है और एक सब्सिडीज़ कंपनी होता है। मेबी आपकी बुक में दिया होगा कि नहीं, देखना पड़ेगा। होल्डिंग कंपनी, ऐसे कंपनी जिसने किसी दूसरे कंपनी के मोर देन 50% शेयर एक्वायर किया है। 50% से ज़्यादा शेयर आप खरीद लिए हो तो आप क्या बन जाओगे? होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी को आपने खरीदा है उसको क्या बोलेंगे? सब्सिडीज़ कंपनी। तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज लिख सकते हो, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ शेयर लिख सकते हो, तो उसके बेस पर भी 2 होता है। अगर आपके बुक में होगा तो इसको लिखेंगे, अदरवाइज़ बहुत सारे कंटेंट बन जाते हैं आपके पास। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। कंपनी के टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी किस तरीके से बनाया जाता है। पुराने जमाने में चार्टर कंपनी के नाम से जाना जाता था। रॉयल चार्टर पेपर इशू किया जाता था। उसके बाद जमाना आ गया आपका संसद का, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर आप कंपनी के लिए परमिशन ले रहे हो, वहां पर प्रपोजल रख रहे हो और वहां पर आपका प्रपोजल पास हो जाता है, तो जो कंपनी बनेगी वो किसमें बनेगी? स्टैचुरी कंपनी। जनरली रेलवे, एलआईसी, सारी के सारी स्टैचुरी कंपनी है। रजिस्टर्ड कंपनी, आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करना है तो ये ऑप्शंस आपके लिए नहीं है, आपको क्या ओपन करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपकी कंपनी बन जाएगी। भले आपका बिल्डिंग अभी बना हो या ना बना हो, रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, आपकी कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो जब आपकी कंपनी बन जाती है तो ये वर्ड यूज करना, मेरी कंपनी बन गई है, तो मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। अभी बिजनेस करेंगे, अब का एक बिल्डिंग लेना पड़ेगा किराए पर, फर्नीचर लगाने पड़ेंगे, इंटीरियर करना पड़ेगा, फिर बिजनेस चालू होता है। तो कई लोग क्या सोचते हैं, मतलब बिल्डिंग आ गया तो कंपनी बन गया ना। बिल्डिंग बन भी गया होगा, उसके अंदर काम भी चालू होगा, लेकिन कंपनी के स्टार्ट करने का, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अंडर 2013 एक्ट के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन मस्ट है यहाँ पर। फिर लायबिलिटी, 3 टाइप की लायबिलिटी है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड अनलिमिटेड। आपके पास जितने शेयर, आपकी लायबिलिटी उतने ही रहेगी तो लिमिटेड बाय शेयर, जितना आपने गारंटी लिया था उतना रहेगा तो लिमिटेड बाय गारंटी। इसके बाद आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। ऐसे कंपनी जिसमें आम जनता का पैसा लगा है वो कंपनी पब्लिक कंपनी में आएगी, और ऐसे कंपनी जिसमें आम जनता का पैसा नहीं लगा है, उसके प्राइवेटली रिलेटेड पर्सन ने पैसा लगाया है, तो वो बन जाएगा प्राइवेट कंपनी। उसके बाद आता है फंक्शनिंग के बाद एक इंडियन कंपनी आता है जिसका बिजनेस इंडिया में चल रहा है, एक फॉरेन कंपनी आता है जिसका बिजनेस फॉरेन में चल रहा है, और अगला मल्टीनेशनल कंपनी।
तो इसके लिए आप अगर बीकॉम स्टूडेंट हैं, दुर्ग यूनिवर्सिटी, रायपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप निकिता और सॉल्व पेपर खरीदेंगे या फिर कोई भी अजय माला जिसमें भी आपको थ्योरी मिलेगा, उससे आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ, तो उसके थ्रू आप सारा आंसर को कवर कर सकते हैं। तो मस्ट है आपका डेफिनेशन, डेफिनेशन कंपनी का समझ में आएगा, तो आपको एक फीचर्स 6 से 7 फीचर मिल जाते हैं, उसके बाद कंपनी के टाइप। ये यूनिट 1 के आंसर है। यूनिट 1 में जनरली कंपनी के फीचर, कंपनी के मीनिंग आता है, और सेकंड ऑप्शन में टाइप्स ऑफ द कंपनी। अगर टाइप भी आता है तो भी तो आपको फीचर और मीनिंग लिखना ही पड़ेगा सिनॉप्सिस बनाकर। तो अगर टाइप आता है तो पहले कंपनी का डेफिनेशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो कंपनी का डेफिनेशन और फीचर पार्ट तो एकदम कंपल्सरी नेसेसरी पढ़ना ही है। कोई भी आंसर आए यूनिट नंबर 1 है, कंपनी का मीनिंग और सॉरी कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी का फीचर अरेंज करोगे, देन उसके बाद आप चालू कर दोगे उसके टाइप्स वगैरह लिखना। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपनी का यूनिट नंबर 2 के कोई क्वेश्चन होंगे उसके बारे में, जैसे एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके बारे में पढ़ेंगे।